हेलो क्लास। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ग्रेविटेशन। ओके, सो पहली चीज हम डिस्कस करेंगे वो है ग्रेविटेशन के बारे में। ठीक है, तो ग्रेविटेशन बेसिकली है क्या? ग्रेविटेशन किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में उनके मास की वजह से उन बॉडीज के बीच में जो फोर्स काम करता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, उसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। ग्रेविटेशन जो है किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो उनके मासेस की वजह से लग रहा होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशन। क्लियर है? अब उसके बाद फिर दूसरा टर्म है जिसका नाम है ग्रेविटी। क्या है? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी बेसिकली ये भी एक फोर्स है, लेकिन अर्थ और किसी और ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स काम कर रहा होता है, अर्थ और किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा होता है, उसी फोर्स को हम लोग जो है ग्रेविटी बोलते हैं। तो ग्रेविटी के लिए जो है कंडीशन ये है कि उसमें एक ऑब्जेक्ट का होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, तो उस फोर्स को हम लोग ग्रेविटी कहेंगे। और अगर वो अर्थ नहीं है, ठीक है, कोई दो बॉडीज हैं यूनिवर्स में कहीं पे भी, उनके बीच में जो फोर्स काम करता है उसको हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद अगला जो टर्म है, क्या है? अगला जो टर्म है वो है फ्री फॉल। क्या है? फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब अगर कोई बॉडी मोशन में है, क्या है, कोई भी बॉडी मोशन में है, किसके इन्फ्लुएंस में? ठीक है, ग्रेविटी अलोन, मतलब उस पे केवल और केवल इकलौता एक सिंगल फोर्स काम कर रहा है और वो काम कर रहा है ग्रेविटी, तो वो मोशन जो है क्या कहलाता है? फ्री फॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्री फॉल। फिर से सुन लीजिए, एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है और उस पे केवल एक सिंगल फोर्स काम कर रहा है और वो सिंगल फोर्स ग्रेविटी है, तो वो मोशन क्या कहलाएगा? फ्री फॉल कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो अगला टर्म है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल पुल, जो ग्रेविटी काम कर रही है, क्या कर रही है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, अर्थ उस पे एक फोर्स लगा रही है, तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन उसको प्रोड्यूस हो रहा है उस ऑब्जेक्ट में, उसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? m है। ठीक है, तो ये इस ऑब्जेक्ट पे, मतलब अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट पे क्या है? फोर्स लगाएगी, जिसको हम ग्रेविटी कहेंगे। उसकी वजह से इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे। ठीक है, इसको हम g से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? g से डिनोट करते हैं। और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू चेंज भी होती है, अब उसके वेरिएशन को हम डिटेल में देखेंगे आगे के वीडियोस में। ठीक है, अब उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बाद एक छोटा सा टर्म है जिसका नाम है वेट। क्या है? तो वेट के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद ये छोटे मोटे टर्म्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वेट बेसिकली क्या है? ठीक है, वेट अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स के साथ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, वही उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है। क्लियर है ये बात? मान लीजिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट की g है, ठीक है, तो इसका जो वेट होगा, मतलब जिस फोर्स से वो अर्थ अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, वो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज m इनटू g। तो ये क्या हुआ? वेट हुआ किसका? उस ऑब्जेक्ट का। क्लियर? अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। शुरुआत में ही हमने एक चीज बोली है कि भाई दो ऑब्जेक्ट के बीच में उनके मासेस की वजह से जो फोर्स काम कर रहा होता है वो होता है क्या? ग्रेविटेशन। लेकिन न्यूटन्स ने एक लॉ दिया जिसकी मदद से हम क्वांटिटेटिवली इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ये हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि किन्हीं दो बॉडीज के बीच में जो है जो फोर्स काम कर रहा है वो कितना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए हेडिंग पहले डाल दीजिए न्यूटन्स
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है, इनके सेंटर के बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी है, r है। क्या है, r। तो न्यूटन्स ने ये कहा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट इस पे F21 फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू 1, और इस पे अगर हम इसकी वजह से फोर्स लें तो दैट इज F12। तो ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मास के। मतलब अगर प्रोडक्ट ऑफ द मास इन दो बॉडीज का ज्यादा हुआ तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर इसका प्रोडक्ट कम हुआ तो कम होगा। मतलब कि बड़ा अगर बॉडी है, ज्यादा मास है, तो फोर्स ज्यादा काम करेगा, कम मतलब छोटी साइज का है तो कम काम करेगा। दूसरा उन्होंने ये बताया कि जो F है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो जो दोनों मासेस के बीच की सेपरेशन है उसके स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो मासेस के बीच की सेपरेशन को हम रिड्यूस करें, मतलब वो एक दूसरे के क्या है, क्लोज आए, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा, और अगर उनके बीच में जो डिस्टेंस ठीक है ज्यादा है तो वो क्या होगा, कम होगा। तो फिर इसको इन्होंने कंबाइन किया तो ये निकल के आ गया F इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट F इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये आपका जो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, कि दो बॉडी जिनके मास m1 m2 है उनके बीच की सेपरेशन r है, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा वो होगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे g जो है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर? अभी हम देखेंगे कि जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं। तो यहां से हमारा जो है ये हो गया। अब उसके बाद अगर हम ठीक है इस जी की जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी अगर हम डायमेंशंस को देखें, ठीक है, उसके बाद हम लोग उसकी यूनिट को देखेंगे। तो पहले डायमेंशन निकालने के लिए जो है इस फॉर्मूले को मैनिपुलेट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। क्लियर है? तो हमें डायमेंशन चाहिए, तो डायमेंशन ऑफ g हमको मिलेगा, डायमेंशन ऑफ f क्या मिलेगा, डायमेंशन ऑफ s बेस यहाँ पे जो है m1 मिलेगा, m2 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है g इज इक्वल टू फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो m/d पर -2 होगी। ठीक है, r स्क्वायर की l स्क्वायर होगी, m और m जो है ठीक है इसका जो है m हो जाएगा, इसका m हो जाएगा, तो मिला के ये आपका m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। तो अब ये चीज ऊपर चली जाएगी, क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा m पे पावर -1, ये 1 है, ये ऊपर जाएगा -2 तो -1 हो जाएगा, उसके बाद l क्यूब t पर -2। तो ये आपको मिल गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन। ओके, ये जस्ट क्लियर है। अब उसके बाद जो है ठीक है हम इसकी यूनिट की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, यूनिट की। तो SI यूनिट हम देख लेते हैं। ठीक है, तो SI यूनिट आपकी जो होगी SI यूनिट, तो यहाँ पे जब आप SI यूनिट की बात करेंगे तो फोर्स की न्यूटन हो जाएगी, इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, केजी मिलके क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो SI यूनिट जो है कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद हम जो है इसके वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो G की जो वैल्यू होगी वो होगी 6.67
इंटू 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज क्लियर है। जी की वैल्यू हो जाएगी 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इस वैल्यू को आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका यूज हम लोग न्यूमेरिकल में सॉल्व करने में करेंगे। ठीक है, अब आपका यूनिट और वैल्यू ऑफ जी निकलने के बाद और डायमेंशन निकलने के बाद हम ये डिस्कशन कर लेते हैं कि जी को जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं। जी को हम लोग कैपिटल जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि जो जी की वैल्यू होती है वो जो मासेस है उनकी सेम एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि ये दोनों मासेस के बीच का जो मीडियम है उससे भी इंडिपेंडेंट होता है। मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनके बीच में हम, ठीक है, जी की वैल्यू को अगर देख रहे हैं तो आप उसके बीच का इंटरवेनिंग जो मीडियम है वो कुछ भी क्यों ना हो, जी की वैल्यू हमेशा क्या है, कांस्टेंट होगी। यूनिवर्स में किसी भी दो मासेस के बीच में आप जो है इस जी की वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब यूनिवर्सली हर जगह क्या है, एक ही आपको मिलेगा। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये चीज क्लियर है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। किसकी बात करेंगे, इस ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं, उन फीचर्स को आपको क्या याद रखना है। ठीक है, और वो फीचर्स क्या हैं, फीचर्स ऑफ ठीक है ग्रेविटेशनल फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें जो पहली चीज ये है कि पहला फीचर्स है कि आपका जो ये फोर्स काम कर रहा है किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में, ठीक है, वो मीडियम जो है उससे इंडिपेंडेंट होता है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो उसके बीच में कौन सा मीडियम है उससे उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आप कोई सा भी मीडियम रखेंगे, चाहे आप एयर लें, चाहे आप वाटर लें, चाहे आप कुछ और ले लें, लेकिन फोर्स की जो वैल्यू है वो उस मीडियम से क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। तो पहला जो फीचर्स है वो ये है कि, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होता है मीडियम से। दूसरी जो फीचर्स होती है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो म्यूचुअल होता है। क्या होता है, म्यूचुअल होता है। इसका क्या मतलब हुआ, म्यूचुअल मतलब एक तो म्यूचुअल होता है, ठीक है, उसके बाद इक्वल होता है और ऑपोजिट। क्या होता है, ऑपोजिट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बॉडी है, एक दूसरी बॉडी, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगाएगा तो ये भी जो है इस पे फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स क्या है, म्यूचुअल है। दूसरी चीज ये है कि इक्वल होगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाएगा तो बदले में ये वाला ऑब्जेक्ट भी जो है उतना ही फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो F12 जो होगा वो F21 के क्या होगा, इक्वल होगा। तो दूसरी चीज आपकी इसी सेकंड फीचर में कि भैया जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा म्यूचुअल तो होगा ही होगा, साथ में वो इक्वल होगा। और तीसरी चीज इसी फीचर मतलब इसी टर्म में है अपोजिट। अपोजिट का मतलब ये हुआ कि ये फोर्स और ये फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। इसका मतलब कि अगर ये इधर फोर्स लग रहा है तो ये किधर लगेगा, इधर की तरफ। ठीक है, तो दूसरा फीचर्स आपका क्या है, क्लियर है। तीसरा जो फीचर है वो ये है कि ग्रेविटेशन जो फोर्स है या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप लगाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, इट इज applicable for point mass। क्या,
इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मास। मतलब ये और ये जो दो मास ले रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉइंट मास होना चाहिए, तभी जो है ये जो न्यूटन्स लॉ है वो अप्लाई होगा। क्लियर है? उसके बाद जो है अगला जो फीचर है वो ये है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है। क्या होता है? सेंट्रल फोर्स होता है। ठीक है, अगला जो फीचर है वो ये है कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स का मतलब ये हुआ कि दो मासेस हैं। क्या है? दो मासेस हैं, एक m1 है और दूसरा क्या है? m2 है। इनके सेंटर को आप मिला दो तो ये जो आपको लाइन मिल रही है सेंटर टू सेंटर, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसी के अलाउंग काम करेगा, उसकी डायरेक्शन उसी लाइन के अलाउंग होगी, इसके अलावा किसी और डायरेक्शन में ये फोर्स काम नहीं करेगा। इस तरीके के नेचर की वजह से हम ये कहते हैं कि ये आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है? सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, और ठीक है, सबसे लास्ट फीचर ये है इस उसका, ठीक है, कि ये फोर्स जो होता है वो होता है कंजर्वेटिव होता है। क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि एक ऐसा फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगे और उसकी वजह से कोई वर्क हो, तो जो वर्क है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करे, वो इस बात पे डिपेंड ना करे कि आप उस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाने में कौन से पाथ को फॉलो किया हुआ है। कोई सा भी पाथ आप फॉलो करें, वर्क डन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इज दिस क्लियर? अब जो है हम लोग जो है एक और आखिरी फीचर्स को देख लेते हैं, दैट इज आई होप 6, और वो ये है कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में, वो किसी तीसरी बॉडी की प्रेजेंस या एब्सेंस से अफेक्ट नहीं होता है। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, एक दूसरा मास m2 है, तीसरा मास नहीं और इसके नियर बाय प्रेजेंट है, दैट इज m3। तो अब इसके बीच में जो फोर्स काम कर रहा था, मान लीजिए ये F12 लग रहा था, ये F21 है, ये प्रेजेंट रहे या ना रहे अपनी वैल्यू पे कोई असर नहीं आएगा। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को, जो कि आपको क्या करना है? याद रखना है। अब उसके बाद हम लोग बात कर लें एक आखिरी टर्म इस वीडियो में, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, तो सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली है क्या? ये कहता है कि मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, तीसरा ऑब्जेक्ट है, चौथा ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है, और ये मान लीजिए एक मास m0 है। ठीक, इसके बीच की सेपरेशन मान लीजिए r1 0 है, इसके बीच में r2 0 है, इसके बीच में r3 0 है। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? तो मास m1 इस ऑब्जेक्ट में इधर फोर्स लगाएगा, दैट इज F1, ये वाला बॉडी इस पे फोर्स लगाएगा F2, और ये वाला बॉडी जो है इस पे फोर्स लगाएगा F3। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों मास 1 2 और 3 इस m0 वाले ऑब्जेक्ट पे जो है फोर्स लगा रहे हैं। तो सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ये कहता है कि इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा, ध्यान से सुनिए, इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स इन तीनों मासेस की वजह से जो होगा, इंडिविजुअल फोर्सेस के जो कि इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है उसके वेक्टर सम में क्या होगा? इक्वल होगा। ये चीज क्लियर है? इसी को हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये आपके पास तीन बॉडीज थी,